Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Hamza Durrani from HDTech, and in this session we will talk about the amazing features of Java. And as you know that Java is introduced by Sun Microsystem team and created by James Gosling. And you also know that we can follow Java complete reference book edition strength as you can see on my screen. So let's start. वेलकम बैक एवरीवन। जावा प्रोग्रामिंग क्रिएशन के दौरान सन ऑफ माइक्रो सिस्टम का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जावा को कैसे सिंपल बनाया जाए, कैसे सिक्योर बनाया जाए और कैसे पोर्टेबल बनाया जाए। जावा के हमारे पास और भी बहुत से पार्ट हैं जिन्होंने अपना बहुत अहम किरदार अदा किया है और जावा के फीचर्स को हम लोग जावा बजर्स के नाम से भी जानते हैं और पहचानते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास जावा के फीचर्स क्या क्या हैं। ये ग्राफिकल व्यू है आपके पास जावा के फीचर्स का, तो इनको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअली में हमारे पास है क्या। पहला फीचर है हमारे पास जावा का सिंपल। जावा हमारे पास पढ़ने के लिए आसान है, सीखने के लिए आसान है। जावा का सिंटैक्स हमारे पास बहुत इजी है, इसका कोड हमारे पास बहुत नीट और क्लीन होता है। ये बहुत आसानी से समझ सकते हैं हम इस लैंग्वेज को। और अब ये देखते हैं कि ये जावा लैंग्वेज इतनी आसान क्यों है, कुछ की पॉइंट्स के जरिए। पहला पॉइंट है हमारे पास कि जावा का सिंटैक्स जो है वो बेस्ड करता है C++ से। जो प्रोग्रामर्स C++ पहले पढ़कर आ रहे होंगे उनके लिए बहुत ही आसान होगा जावा की लैंग्वेज को पढ़ना और सीखना। दूसरा पॉइंट है जावा ने कुछ कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट को जावा के अंदर से खत्म कर दिया है। जैसे कि हम लोग कुछ C या C++ के अंदर पॉइंटर्स या ऑपरेटर ओवरलोडिंग वगैरह के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे, तो जावा ने इसको ख़त्म कर दिया और इसको रिमूव कर दिया है। तीसरा पॉइंट है हमारे पास कि जावा ने हमें एक ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन इंट्रोड्यूस करवाया जो कि हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर से ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्शन को रिमूव कर देता है, खत्म कर देता है। नेक्स्ट फीचर है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा के अंदर हम जितना भी काम करेंगे वो ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस की मदद से करेंगे। मतलब हमें जितना भी जावा के ऊपर काम करना है वो पूरा का पूरा बेस करेगा हमारे ऑब्जेक्ट्स और क्लास के ऊपर। मतलब हमें कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है तो वो कॉम्बिनेशन होगा डेफिनेटली ऑब्जेक्ट्स का, और वो ऑब्जेक्ट्स जो है वो बोथ जो है वो डेटा और बिहेवियर के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे। ऊप्स के हमारे पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास ऑब्जेक्ट, देन क्लासेस। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ऑब्जेक्ट और क्लासेस को थोड़ा ब्रीफ कर दूं मैं आप लोगों को कि ऑब्जेक्ट और क्लासेस होता क्या है। हम एक मिसाल लेते हैं कंपनी की, जैसे सैमसंग एक मशहूर कंपनी है और उसका प्रोडक्ट मोबाइल सैमसंग नोट 7 भी एक मशहूर प्रोडक्ट है। सैमसंग कंपनी हमारे पास एक बड़ी एंटिटी है तो हम इसको क्लास से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसका प्रोडक्ट मोबाइल हमारे पास एक छोटी एंटिटी है तो हम उसको ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट करेंगे। याद रखिएगा जो बड़ी एंटिटी होगी वो हमारे पास क्लास से रिप्रेजेंट होगी और जो छोटी एंटिटी होगी उसको हम ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये भी याद रखने वाली बात है कि एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं लेकिन एक ऑब्जेक्ट के मल्टीपल क्लासेस नहीं हो सकती। नेक्स्ट है हमारे पास इनहेरिटेंस, देन पॉलीमॉर्फिज्म, देन एब्स्ट्रैक्शन, देन इनकैप्सुलेशन। ये जावा के 4 बेसिक पिलर्स हैं हमारे पास, इनको हम बहुत ब्रीफ में पढ़ेंगे अपनी सीरीज के अंदर। नेक्स्ट फीचर है हमारे पास प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अगर हम C या C++ की बात करते हैं तो वो हमारे पास प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज थी, लेकिन जावा हमारे पास प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि जावा का जब हम कोड करते हैं और उसके बाद उसको जब हम कंपाइल करते हैं तो कंपाइल करने के बाद वो हमें एक डॉट क्लास की फाइल को जनरेट करके देता है और उस डॉट क्लास की फाइल को हम बाइट कोड भी कहते हैं। याद रखिएगा बाइट कोड और डॉट क्लास एक ही चीज होती है। बाइट कोड जो है, डॉट क्लास जो है वो एक्सटेंशन है बाइट कोड का। मतलब हम किसी भी फाइल को, जैसे हम कोई वर्ड की फाइल सेव करवाते हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है .txt। अगर हम कोई पावर पॉइंट की फाइल को सेव करवाते हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है .pptx। अगर हम जावा की कोई फाइल को सेव करवाते हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है .java। इसी तरह जावा का कंपाइलर जब उस फाइल को हमें बाइट कोड में कन्वर्ट करके देते हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है हमारे पास डॉट क्लास, और उस डॉट क्लास को हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इजीली रन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ JVM विच इज जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन जो है वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर प्री इंस्टॉल्ड आता है, चाहे वो विंडोज हो, चाहे वो लिनक्स हो, चाहे वो मैक हो। तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ये प्री इंस्टॉल्ड होता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जावा एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। उसके बाद क्या होता है, जब वो बाइट कोड के ऊपर कन्वर्ट कर देते हैं तो हम इसको JVM के थ्रू किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंटरप्रीट कराते हैं, और इंटरप्रीट करने के बाद वो हमारे पास एक सिंपल आउटपुट दे देता है
रियल मशीन लैंग्वेज के अंदर, जो कि इजीली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है। देन ये याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जो है वो हमारे पास वोरा के नाम से याद रखिएगा कि इसका एब्रीविएशन है वोरा, वोरा विच इज राइट वंस रन एनी प्लेटफॉर्म और एनीवेयर। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्योर्ड। जावा हमारे पास पहचानी सिक्योरिटी की वजह से जाती है, क्यों? क्योंकि ये एक वायरस फ्री लैंग्वेज है। क्यों वायरस फ्री लैंग्वेज है, क्यों सिक्योरिटी की वजह से पहचानी जाती है? आगे बढ़ते हैं, कुछ की पॉइंट्स के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास नो एक्सप्लिसिट पॉइंटर। नो एक्सप्लिसिट पॉइंटर का मकसद ये है कि जावा ने पॉइंटर्स को खत्म कर दिया है। सी या सी प्लस प्लस के अंदर पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हैकर्स को आसान होता था हमारे कोड को हैक करना, हमारे प्रोग्राम्स को हैक करना, हमारी एप्लीकेशंस को हैक करना और हमारी वेब को हैक करना। तो पॉइंटर्स ने इस कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास जावा का जो प्रोग्राम है वो रन करता है इनसाइड वर्चुअल मशीन के अंदर। इसको समझने की कोशिश करते हैं एक ग्राफिकल व्यू से। सी प्लस प्लस का एक आपके पास डायग्राम सामने आ रही होगी और एक जावा एप्लीकेशन की डायग्राम सामने आ रही होगी। हम जब सी प्लस प्लस का कोड इस ओवल शेप के अंदर करते हैं, जिसको मैंने रेड कलर की लाइन से जो है वो हाईलाइट किया है, इसका कोड हम लोग करते हैं इस एप्लीकेशन के अंदर और उसको रन जब हम लोग करते हैं तो वो रन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। लेकिन अगर हम जावा की बात करते हैं तो जावा का कोड जो है वो इनसाइडली वर्चुअल मशीन के अंदर रन करता है। अगर हम सी प्लस प्लस की बात करते हैं तो इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्सिटी आती है, कोई बग्स आता है, कोई एरर आता है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इफेक्ट कर रहा होता है। लेकिन अगर हम जावा की बात करते हैं तो इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए, कोई बग्स आ जाए, कोई एरर आ जाए, तो जावा ऑपरेटिंग सिस्टम को हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जेवीएम के अंदर ही रिजॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लास लोडर। क्लास लोडर का काम ये होता है हमारे पास कि वो डायनेमिकली हमारी क्लासेस को लोड करता है जेवीएम के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास बाइट कोड वेरीफायर। बाइट कोड वेरीफायर का काम ये होता है कि जो हमें वो डॉट क्लास की फाइल जनरेट करके देता है वो ये चेक करता है, वो ये वेरीफाई करता है कि हमारा जो कोड है वो कोई इलीगल कोड तो नहीं है या उसके अंदर कोई वॉलेशन तो नहीं है। उसको वो वेरीफाई करते हैं, हमारे पास एक डॉट क्लास की फाइल जनरेट करके दे देता है। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्योरिटी मैनेजर। सिक्योरिटी मैनेजर का काम ये होता है कि जो यूजर आपके सिस्टम के ऊपर बैठा हुआ है वो आपकी फाइल को पढ़ने के हवाले से देखना चाहता है या उसके अंदर कुछ चेंजेस के हवाले से देखना चाहता है। तो सिक्योरिटी मैनेजर का काम ये होता है कि वो ये चेक करे कि यूजर किस नजरिए से आपके प्रोग्राम को देखना चाहता है या चेंज करना चाहता है। तो इन चारों की पॉइंट्स को मिला के जावा हमारे पास काफी सिक्योर होती है। नेक्स्ट है हमारे पास रॉबस्ट। रॉबस्ट के सिंपली मीन होते हैं स्ट्रॉन्ग। जावा हमारे पास स्ट्रॉन्ग क्यों है, आइए देखते हैं। जावा का जो मेमोरी मैनेजमेंट होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरा ये कि जावा के अंदर से पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया गया है, जिससे जावा और भी रॉबस्ट हो गई है। तीसरा ये है कि जावा के अंदर एक ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, जो कि प्रीवियसली भी हमने डिस्कस किया, वो जावा ने इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके जरिए कि जब हम ऑब्जेक्ट्स को रन करते हैं तो उस टाइम के ऊपर कुछ गार्बेज कलेक्शन होती है, वो इसको ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है जेवीएम के अंदर ही। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग हमारे पास बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। हम इसके अंदर कंपाइल टाइम के एरर्स को भी हैंडल कर सकते हैं और रन टाइम के एरर्स को भी हैंडल कर सकते हैं, जिससे हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होता। तो ये चारों की पॉइंट्स मिलकर जावा को रॉबस्ट बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आर्किटेक्चरल न्यूट्रल। आर्किटेक्चरल न्यूट्रल का काम क्या होता है कि अगर हम लोग सी या सी प्लस प्लस की बात करें तो हम लोग को चेक करना पड़ता था, जब हम उसका कोड लिखते थे तो हमें ये चेक करना पड़ता था कि हम कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं और वो बिट वाइज उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, 32 बिट का है या 64 बिट का है। तो उस हिसाब से हमें उसकी प्रिमिटिव टाइप्स को डिफाइन करना पड़ता था। लेकिन जावा ने इस कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया। जावा ने बोला आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो, चाहे विंडोज हो, चाहे लाइनक्स हो, चाहे मैक हो, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी हो, चाहे वो 32 बिट पे बेस कर रहा हो, चाहे वो 64 बिट पे बेस कर रहा हो, जावा ने अपनी प्रिमिटिव टाइप को फिक्स कर दिया है। तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है हमारे जावा लैंग्वेज के हवाले से, क्योंकि हमारा कोड काफी फ्लेक्सिबल हो गया है। देन हमारे पास है पोर्टेबल। जावा हमारे पास पोर्टेबल क्यों है, वो इस वजह से क्योंकि जावा का कोड हमारे पास एक डॉट क्लास फाइल में जनरेट करके देता है और उस डॉट क्लास फाइल को हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंडिपेंडेंटली रन कर सकते हैं। हम उसका कोड एक मशीन के अंदर लिखते हैं और उसको दूसरी मशीन के ऊपर इजीली रन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइट कोड। देन हमारे पास है हाई परफॉर्मेंस। जावा की हाई परफॉर्मेंस क्यों है, क्योंकि जावा एक हमारे पास इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है और कंपाइल्ड लैंग्वेज है। तो इसी वजह से जो है वो हमारे पास एक जब डॉट बाइट की क्लास हमारे पास जनरेट होती है तो वो हमारे पास नेटिव कोड से काफी क्लोज होती है। नेटिव कोड क्या होता है, जो सी प्लस के अंदर जो है वो
प्री डिफाइंड मेथड्स होते हैं उनको नेटिव कोड कहा जाता है। तो ये काफी क्लोज होता है बाइट कोड से, तो ये जल्दी जो है वो रन कर जाता है JVM के अंदर। अगर हम C या C++ की बात करें तो वो एक कंपाइल्ड लैंग्वेज थी, और जावा की हम बात करें तो वो एक कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड दोनों लैंग्वेजेस है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि जावा की परफॉर्मेंस काफी हाई होती है दूसरी लैंग्वेजेस के मुकाबले में। देन हमारे पास है मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग जस्ट लाइक मल्टीटास्किंग। आप लोग यकीनन विंडोज के यूजर होंगे, तो आप लोगों ने एक टाइम के ऊपर मल्टीपल टास्क अपने विंडोज में परफॉर्म किए होंगे। हो सकता है आप लोग एक वक्त में गाने सुनते हो, एक वक्त के अंदर आप लोग ब्राउजिंग करते हो जिसमें आप सर्चिंग कर रहे हैं, डाउनलोडिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन मूवीज देख रहे हैं, या कुछ आप लोग इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इसको कहा जाता है मल्टीटास्किंग, लेकिन जावा प्रोग्रामिंग के अंदर इसको कहा जाता है मल्टी थ्रेडिंग। हम लोग किसी बड़ी एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं, किसी एंटरप्राइज एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो हम लोग एक थ्रेड की मल्टीपल थ्रेड्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। लेकिन मल्टी थ्रेडिंग का अपना भी एक एडवांटेज है, एक फीचर है, वो ये है कि वो अलग अलग थ्रेड्स की अलग अलग मेमोरी कंजम्पशन नहीं करता, वो अपने पेरेंट थ्रेड की मेमोरी को कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से हमारे पास जावा का जो कॉन्सेप्ट है वो और भी स्ट्रांग हो जाता है, और बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग का। देन हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटेड। जावा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज क्यों है? क्योंकि अगर हम लोगों को, जाहिर सी बात है आजकल वेबसाइट्स का ज़माना है, तो वेब के ऊपर ये रन करने में प्रोग्राम को मदद करता है। अगर हम लोग किसी एंटरप्राइज एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं और हमें किसी फाइल को या किसी दूसरी मशीन के अंदर हमें उस फाइल को एक्सेस करना है, तो हम इजीली उसके मेथड्स को कॉल करके इसको रन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज भी है। देन हमारे पास है डायनेमिक। जावा हमारे पास डायनेमिक लैंग्वेज क्यों है? क्योंकि वो हमारी क्लास को हमारी डिमांड के मुताबिक लोड करके देता है। जावा जो है वो सपोर्ट करता है गार्बेज कलेक्शन को और जो है डायनेमिक कंपाइलेशन को, और इसका मेमोरी मैनेजमेंट काफी स्ट्रांग होता है। तो इस वजह से कहा जाता है कि जावा हमारे पास काफी डायनेमिक लैंग्वेज है। सो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स के अंदर जो है कोई क्वेरीज है तो उसको कमेंट कीजिए। जज़ाकल्लाह, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।